बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLB फोर्थ ईयर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आप और आपके घर वाले सब खैरियत से हों। हाँ जी, देखा पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको देखा है, पढ़ा है, याद किया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 62 और 63 हमने पढ़े थे, उससे पहले हमने पार्लियामेंट पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या है। आर्टिकल 50 पढ़ा था, नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। फिर पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए हमने जो शराइत पढ़ी थी, कुछ पाबंदियाँ थी 62 में कि इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, और 63 में वो चीज़ें थी कि अगर वो चीज़ें हों तो बंदा डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो इनके बाद जो पार्लियामेंट का जो काम है वो कानून साजी है। कानून साजी का अमल जो है, आज हम उस पर रोशनी डालते हैं, देखते हैं कि कानून साजी जो पार्लियामेंटेरियन है वो कैसे करते हैं और उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही लेक्चर में, हमने पढ़ा हुआ है, जब रेगुलर लेक्चर होते थे, क्लास होती थी, कि कानून साजी के लिए पहले 3 तरह की लिस्टें थीं। पहली थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, दूसरी थी कंकरेंट, और तीसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। 18वीं तरमीम जब आई तो कंकरेंट को ख़त्म कर दिया गया था। अब फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो मामला जो सूबों के इख्तियार में दिए गए, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दे दिया गया। और जो फेडरल जो मामलात हैं, जैसे रेलवे है, जैसे ये करेंसी है, जैसे दफा है, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं। इनकी बाबत जैसे हवाबाजी है, ये सारे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं। तो इनके मुतल्लिका वो मामलात जिनके बारे में वफाक कानून साजी कर सके, जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी कर सके, वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं। और वो मामलात जिनमें सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो कानून साजी कर सकें, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं। अब जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं, उसके लिए जो आर्टिकल हम इसमें पढ़ते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 70 से शुरू होता है कि लेजिस्लेशन कैसे की जाती है, पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन कैसे करते हैं। आर्टिकल 70, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it is originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. यह है जी सिंपल तरीका। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 50 में कि इसके 2 हाउस हैं, एक नेशनल असेंबली और दूसरा है सेनेट। अब इसकी जो लैंग्वेज है आर्टिकल 70 क्लास 1 की, इसमें लिखा हुआ है कि जो बिल एनी मैटर, सिर्फ तमाम किस्म के बिल जो हैं वो दोनों हाउसों में पेश किए जा सकते हैं, मासवाए मनी बिल के। मनी बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है। तो आर्टिकल 70 क्लास 1 में है, अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। जो मैंने पहले आपको बता दी कि 2 लिस्टें हैं, एक फेडरल है और एक प्रोविंशियल है। तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मामलात में से कोई बिल किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, यानी नेशनल असेंबली में भी पेश किया जा सकता है और सेनेट में भी पेश किया जा सकता है। और सिंपल बात है, अगर नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया है, वो पास कर देते हैं, तो फिर ये बिल ट्रांसमिट किया जाएगा सेनेट में। और अगर सेनेट उसको विदाउट अमेंडमेंट उसको पास करता है, कोई उसमें तरमीम नहीं करता सेनेट जो है, तो फिर ये बिल पेश कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। और अगर प्रेसिडेंट उसकी असेंट दे देते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं बिल के ऊपर, तो वो कानून बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये है सबसे सिंपल तरीका। अब इसी में
ये एक मिसाल मैंने दी थी कि नेशनल असेंबली में, तो ये बिल सेनेट में भी पेश किया जा सकता है। अगर सेनेट उसको पास कर देता है तो फिर ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली उसको विदाउट अमेंडमेंट अगर पास कर देती है तो फिर ये बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। ये था आर्टिकल 70 क्लास 1। अब इसमें इफ एंड बट्स वाली बात आगे क्लास 2 में है। इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू अ हाउस अंडर क्लास 1 इज पास्ड विद अमेंडमेंट, इट शैल बी sent back to the house in which it originated, and if that house pass the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent। अगर बात आ गई कि नेशनल असेंबली ने बिल पास कर दिया है, वो चला जाता है सेनेट के पास, सेनेट उसको अमेंडमेंट के साथ बिल को पास करता है। अब चूंकि नेशनल असेंबली में और तरह पास किया था, सेनेट में उसके अमेंडमेंट के मुताबिक उसको बिल को पास किया है, तो फिर ये बिल आगे जाने की बजाय, प्रेसिडेंट के पास जाने की बजाय वापस दोबारा नेशनल असेंबली में आएगा, उस हाउस में जाएगा जिसमें ओरिजिनेट किया गया था पहले, उस हाउस में जाएगा। तो अगर वो उन अमेंडमेंट के साथ दोबारा बिल को पास कर देते हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, उसको असेंट दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। अच्छा, क्लास 3 में है इफ अ बिल ट्रांसमिटेड टू द हाउस अंडर क्लास 1 इज रिजेक्टेड और इज नॉट पास्ड विद इन 90 days of its laying in the house, or a bill sent to a house under class 2 with amendment is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house in which it originated shall be considered in a joint sitting, and if passed by votes of majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent। अच्छा, अब पहली दो सूरतों में जो क्लास 2 हमने पढ़ी उसमें अमेंडमेंट के साथ सेनेट ने बिल पेश किया था, या उस पहले नेशनल असेंबली के पास करदा बिल को सेनेट में लेके गए हैं तो सेनेट ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया या अमेंडमेंट के साथ पास किया है। अब नेशनल असेंबली उन अमेंडमेंट को तस्लीम नहीं करती या सेनेट ने वैसे रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्या ऑप्शन बचेगी? क्लास 3 में बता दिया कि फिर जॉइंट सिटिंग कॉल की जाएगी। जॉइंट सिटिंग से मुराद है नेशनल असेंबली और सेनेट के जो टोटल मेंबरान है उनका इकट्ठा इजलास तलब किया जाएगा। वो सारे के सारे नेशनल असेंबली का जो हॉल है उसमें बैठेंगे। फिर उस जॉइंट सेटिंग में जो जितने भी मेंबरान हैं, जैसे 104 हमने पढ़े थे सेनेटर और 342 पढ़े थे हमने नेशनल असेंबली के, वो बैठेंगे। ज़रूरी नहीं कि टोटल उसमें कोरम की अलग सूरत है, मेजॉरिटी उसमें जो सिटिंग मेंबर होंगे, जो बैठे होंगे, जो हाजिर होंगे, उनकी मेजॉरिटी के साथ अगर वो बिल को पास कर देते हैं तो फिर बिल कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। फिर वो बिल सीधा अगर सिंपल मेजॉरिटी से, जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देते हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा पास होने के लिए। प्रेसिडेंट अगर उसको पास कर देते हैं तो फिर ये बिल कानून बन जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये क्लास 3 है। क्लास 4 में है जी, इन दिस आर्टिकल and this succeeding provisions of the constitution, federal legislative list means the federal legislature in the 4th schedule। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बताया है कि वो कौन कौन से हैं वो मामला जो 4th शेड्यूल में दिए गए हैं। ये है जी आर्टिकल 70। इसमें सिंपल तरीका कानून साजी का, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, प्रोसीजर आर्टिकल 71 में मीडिएशन कमेटी है, उसको ओमिट कर दिया है 18th अमेंडमेंट ने। अब 72 है, आर्टिकल 72 प्रोसीजर एट जॉइंट सिटिंग्स। The President, after consultation with the Speaker of the National Assembly and the Chairman, may make rules as to the procedure with respect to the joint sitting of and communication between the two houses। Class 2, at a joint sitting, the Speaker of the National Assembly, or in the absence such person as may be determined by the rules made by under Class 1, shall preside। जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उस जॉइंट सिटिंग को जो प्रिजाइड करेंगे वो नेशनल असेंबली के स्पीकर होंगे। क्लास 3 में द रूल्स मेड अंडर क्लास 1 शैल बी लेड बिफोर जॉइंट सिटिंग एंड मे बाय एडेड टू वेरिड, अमेंडेड और रिप्लेस्ड एट जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 73 में है, जैसे मैंने पहले शुरू में कही बात
कि मनी बिल जो है वो हमेशा नेशनल असेंबली में पेश किया जा सकता है, सेनेट में मनी बिल जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। अब मनी बिल के बारे में प्रोसीजर है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 70 अ मनी बिल शेल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली। ये आर्टिकल 73 है, ये पेश ही नेशनल असेंबली में किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट simultaneously when a money bill including the finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendations thereto to the National Assembly. अब एक बात का पाबंद कर दिया गया इसमें प्रोवाइजो में, पीछे बताया आर्टिकल 73 क्लास 1 में कि मनी बिल हमेशा जो है वो पेश किया जाएगा नेशनल असेंबली में, लेकिन एक चीज़ प्रोवाइजो में दे दी गई कि एट द सेम टाइम ये जो मनी बिल है उसकी एक कॉपी जो है वो ट्रांसमिट की जाएगी या भेजी जाएगी सेनेट में रिकमेंडेशन के लिए कि वो अपनी तजावीज़ पेश करें। 1A द नेशनल असेंबली शैल कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेनेट एंड आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास बाय द असेंबली विद और विदाउट incorporating the recommendations of the Senate, it shall be presented to the President for assent. सिंपल कि मनी बिल नेशनल असेंबली में पेश होगा, उसकी रिकमेंडेशन के लिए वो कॉपी भेजेंगे सेनेट में। अब उसकी सेनेट की जो रिकमेंडेशन है उनको कंसीडर कर सकती है नेशनल असेंबली, करे या ना करे। अगर उसको पास कर देती है नेशनल असेंबली तो फिर सेनेट के पास ये बिल नहीं जाएगा, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसको उसकी असेंट दे देंगे तो वो कानून वो मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा। आगे क्लास 2 में उसकी बताई हुई है कि चीज़ें ये चीज़ें होंगी तो वो मनी बिल होगा। ये था जी लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आर्टिकल है 90 द फेडरल गवर्नमेंट। Subject to the Constitution, the executive authority of the Federation shall be exercised in the name of the President by the Federal Government, consisting of the Prime Minister and the Federal Ministers, which shall act through the Prime Minister, who shall be the Chief Executive of the Federation. अच्छा, अब जब प्रेसिडेंट पढ़ना शुरू किया था हमने, आर्टिकल 41 था, उसमें था हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अब आर्टिकल 90 जो है वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती है पावर्स को, एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रेसिडेंट के नाम पे, और एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो आर्टिकल 90 क्लास 1 के तहत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है फेडरेशन की वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, कैबिनेट के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट से मुराद वफाकी हुकूमत। क्लास 2 में इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइम मिनिस्टर मे एक्ट ईदर डायरेक्टली और थ्रू द फेडरल मिनिस्टर्स। चूँकि हेड एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो फेडरल गवर्नमेंट को खुद या फेडरल मिनिस्टर्स के ज़रिए फेडरल गवर्नमेंट को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 90 में है। अब आर्टिकल 91 जो है ये भी बड़ा रेलिवेंट है। कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, देयर शैल बी अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हैंड to aid and advise the president in the exercise of his functions. कैबिनेट होगी जो प्राइम मिनिस्टर को उसके जो फंक्शन हैं उसके लिए मदद के लिए। क्लास 2 द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 90 क्लास 2 में बताया है कि जो नेशनल असेंबली है कि जब इलेक्शन होने के बाद नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच जनरल इलेक्शन, 21 दिन के अंदर अंदर
21वें दिन तो लाजमी है, उससे पहले भी अगर बुलवाना चाहें तो नेशनल असम्बली का इजलास बुलवाया जा सकता है। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर द नेशनल असम्बली shall to the exclusion of any other business proceed to elect without debate one of its Muslim members to the Prime Minister of Pakistan। अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे स्पीकर तो मैंने गुजारिश की थी कि सबसे पहला जो काम होता है नेशनल असम्बली में जाने का, इलेक्शन होने के बाद जो MNAs करते हैं वो ओथ लेते हैं। ओथ के बाद कोई और नहीं काम करते, स्पीकर का इलेक्शन होता है। स्पीकर के बाद, स्पीकर के इलेक्शन के बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। तो आज आर्टिकल 91 में भी बता दिया कि कैबिनेट जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर की एड और मदद के लिए होती है। और फिर बताया कि नेशनल असम्बली का इलेक्शन होने के बाद 21वें दिन को तो इजलास हर सूरत में बुलाना ना, इससे पहले भी बुलाया जा सकता है। तो जब नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओथ के बाद, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद कोई और काम किए बगैर सबसे पहला काम होगा वो जो उसके अंदर इलेक्टेड लोग हैं किसी एक को अपना लीडर मुंतखब कर लेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेंगे। और इसी क्लास के अंदर बता दिया कि वो मुस्लिम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम होना चाहिए। ये आर्टिकल 91 क्लास 3 क्लास 4 में है जी। The Prime Minister shall be elected by the votes of the majority of the total membership of the National Assembly। नेशनल असम्बली की जो टोटल मेंबरशिप है वो 342 मेंबर हैं टोटल, उसकी सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। उसको 2 में तकसीम करें, जो फिगर आता है उसके मुताबिक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, हाफ से एक ज़्यादा चाहिए नेशनल असम्बली का लीडर ऑफ द हाउस चुनने के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 1/2 से एक मेंबर ऊपर होना चाहिए। ये कम से कम शराइत है जो आर्टिकल 91 क्लास 4 में बताई हुई है। अब इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ नो मेंबर सिक्योर्स such majority in the first poll, a second poll shall be held between the members who secure the 2 highest members of the votes in the first poll and the member who secures a majority of the votes of the members present and voting shall be declared to have been elected as prime minister। अच्छा, ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि 2 या 3 बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का, तो वो सिंपल मेजॉरिटी कोई भी हासिल नहीं कर पाया, यानी 172 बनते हैं, 172 वोट कोई नहीं ले पाया। तो फिर क्या होगा, वो जो हाईएस्ट वोट लेते हैं, फर्ज कर लें एक लेता 165 और दूसरा लेता 164 और तीसरा फिर उससे कम वो जितने भी बाकी बचते हैं, तो फिर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है फिर जो पहले 2 हैं जिनसे 165 और 174 वोट लिए हैं उनका दोबारा पोल करवाया जाएगा। और जो लोग बैठे हैं, जो लोग वहाँ पे हॉल में मौजूद हैं, ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग नहीं होते या कुछ लोग 2-2 सीटों पे इलेक्ट हो जाते हैं, कुछ 5 में भी इलेक्ट हो जाते हैं, कुछ 4 पे इलेक्ट हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा सीटें होती हैं वो बंदा तो एक ही होता है, ज़्यादा बंदे तो नहीं बैठ सकते ना, उनकी जगह पे रिप्लेस तो नहीं कर सकते, वो तादाद 342 नहीं होती, कम होते हैं। तो जो प्रेजेंट होते हैं, जो मौके पे मौजूद होते हैं, फिर बताया कि जो हाल में मौजूद हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी से जो बंदा ज़्यादा वोट ले लेगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब प्रोवाइजो फर्दर प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द 2 or more members securing the highest number of vote is equal, अगर वो बराबर हो जाएं, then further poll shall be held between them until one of them secures a majority of votes of the member present and voting। प्रेजेंट एंड वोटिंग जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना यहाँ पे, अब हमारा जो ये इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इसमें आप टीवी पे बैठते थे, इसलिए मैं कहता हूँ कि टीवी देखा करें। टीवी में बैठते थे तो कुछ लोगों का तजज़िया था कि 172 वोट्स लेना ज़रूरी है, 172 वोट्स लेना ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं, कानून में जो आर्टिकल 91 उसकी क्लास जो 4 है उसमें लिखा है, जैसे मैंने आपको
सिंपल मेजॉरिटी लेनी चाहिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होते तो फिर आगे जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तब भी जो ये इलेक्शन हो रहा था ना, तब भी टीवी पे जो आते थे, जो वकला साहबान आते थे, उनका तज्जिया देखते थे, तो वो 91 के मुताबिक, आर्टिकल 91 के मुताबिक यहाँ पे जो प्रोवाइजो है इसमें सारा हल बताया हुआ है कि अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाता, सिंपल मेजॉरिटी 172 वोट नहीं लेता, तो फिर जो दो हाईएस्ट हैं उनका दोबारा इलेक्शन होगा। अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता तो सिंपल मेजॉरिटी जो उन दोनों में से जो प्रेजेंट और वोटिंग यानी 342 में से जितने असेंबली में बैठे हुए हैं उनमें से कोई सिंपल मेजॉरिटी लेके ज़्यादा वोट लेके मेजॉरिटी दूसरे से मेजॉरिटी हासिल कर लेता है जितने मौजूद हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अगर फिर आगे एक उन्होंने रख दिया लेजिस्लेचर ने कि अगर दोनों में बराबर वोट हो जाए फिर क्या करेंगे। फिर लिखा है जो अगला प्रोवाइजो है इसमें कि जब तक उनमें से दोनों अशखास में से जिनका वोटिंग बराबर वोट हुए थे उनका इलेक्शन होता रहेगा तब तक जब तक उन दोनों में से कोई एक मेजॉरिटी हासिल नहीं कर लेता। ये आर्टिकल 91 क्लास 4 में था। क्लास 5 में है जी, The member elected under class 4 shall call upon by the president to assume the office of prime minister, and he shall before entering upon the office make before the president oath in the form set out in the 3rd schedule। जो बंदा सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेता है फिर उसको प्रेसिडेंट दावा देते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें, और उससे पहले वो ओथ लेना पड़ता है प्रेसिडेंट से। आगे जी, The Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his power under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence। अच्छा, ये प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट से मुराद ये थोड़ी है, ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अब चाहता नहीं है तो उसकी ख्वाहिश नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर हो तो वो ख़त्म कर सकता है, ऐसा नहीं। प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। अगर वो सिंपल मेजॉरिटी का एतमाद खो दें तो प्रेसिडेंट को लगे कि ये सिंपल मेजॉरिटी इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सकते, ये जो मतलूबा है तादाद है ये खो चुके हैं, 172 इनके अगेंस्ट हो गए हैं, फर्ज कर लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आती है तो 172 से पास हो जाती है, तो वो खो देंगे, अपनी अक्सरियत खो देंगे, तब प्रेसिडेंट जो है वो उनको फारग कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना रिजाइन कर सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। ये था जी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। इसको मज़ीद आप देखिएगा, अगर किसी किस्म की इसमें कोई कमी पेशी आप समझें ज़रूरी है तो फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।